गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 3 अगस्त का द हिंदू और धीरे-धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं 3 अगस्त का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? जुलाई घोषणा, जुलाई डिक्लेरेशन क्या है? किस संदर्भ में ये न्यूज़ में है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पिछले साल जुलाई में 2024 में क्या हुआ था? बांग्लादेश से जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था और वहाँ के पीएम क्या हुआ था? पीएम कौन थी? शेख हसीना ने अपना देश छोड़कर भारत आ गई थी। शेख हसीना ने पद छोड़ा था उस दिन। इसी को वहाँ पर इस घटना को चूँकि जुलाई में हुई थी, इसी को वहाँ पर जुलाई डिक्लेरेशन या जुलाई घोषणा, हिंदी आप लोग याद कर लेंगे, हो सकता है घोषणा की जगह अधिघोषणा हो, तो उसी को जुलाई घोषणा कहा जा रहा है। तो वहाँ की जो वर्तमान में जो सरकार है वहाँ की, अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार कौन-सी होती है? जो कुछ समय के लिए होती है। जिसको कौन लीड कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनको नोबेल मिला था ग्रामीण बैंक के लिए। इन्होंने एक ग्रामीण बैंक खोली थी जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी प्रकाश से। तो यही उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं वहाँ की सरकार को। तो इन्होंने घोषणा की है जुलाई डिक्लेरेशन की और इसको संविधान में शामिल करेंगे। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि जुलाई घोषणा किस देश से या किस घटना से जुड़ी हुई है? तो आप बता सकते हैं किस घटना से जुड़ी हुई है। एक स्पेस एक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है। न्यूज़ इसमें क्या है? इसका एक कैप्सूल है। इसका कैप्सूल है, इसका नाम है ड्रैगन, DRAGON। ये ड्रैगन क्या है? जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो ये इसी के अंदर बैठ कर जाते हैं। कहाँ? स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो उसका नाम है ड्रैगन। इसी ड्रैगन से अभी जो भारत के शुभांशु शुक्ला, वो गए थे और लौट भी आए। और अभी इस फिर से स्पेस एक्स का ये कैप्सूल कुछ यात्रियों को लेकर गया है और आईएसएस छोड़कर आया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अभी एक एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, ये पूछा गया था कि शुभांशु शुक्ला को कौन सा कैप्सूल लेकर गया था, उसका नाम पूछा गया था, तो ड्रैगन है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। थर्ड, एक है ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके बारे में है। ट्रंप टैरिफ मैंने लिख दिया है, मतलब ये ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है भारत पर। अभी देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है, तो पहली बात जो हुई है, क्या किया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, भारत पर टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ कितना? 50% तक। पेनल्टी अलग से घोषित कर दी है, प्लस पेनल्टी। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? 2-3 चीजें हैं इसके मतलब के लिए जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारत से आयातित वस्तुओं पर
पर शुल्क, जिसे क्या बोला जाता है, टैरिफ, बढ़ा दिया गया है। किसने? यूएसए ने। रीजन, व्यवहारिक होकर समझते हैं हम लोग, ये भारत है, इधर अमेरिका है, ठीक है। यहाँ से कोई वस्तु आएगी भारत से, तो इसकी सीमा पर टैरिफ लगेगा, टैक्स 50%। मान ली सामान की कीमत 100 रुपए है, तो अब इस पर टैरिफ लगेगा तो ये कीमत यहाँ हो जाएगी इसके बाजार में 150। अब 150 का सामान यहाँ बिकेगा इसके देश में, तो ये पैसा किसको जाएगा? टैरिफ जो लगता है, ये टैरिफ का पैसा मिलेगा वहाँ की सरकार को, यूएसए की सरकार को, क्योंकि जो टैक्स लगाता है उसे मिलेगा। प्लस इसका भुगतान कौन करेगा? आयातक, निर्यातक, कंज्यूमर कौन करेगा? भारत नहीं करेगा। इसको एक अमेरिकन जो खरीदेगा, ये मान लीजिए उपभोक्ता है अमेरिकन, तो ये खरीदेगा ना, तो उपभोक्ता द्वारा भुगतान होगा टैरिफ का। कौन उपभोक्ता? ये अमेरिकी उपभोक्ता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सामान महंगा और भरेगा टैक्स। टैक्स किसको जाएगा? सरकार को। ये तो उपभोक्ता पर प्रभाव होगा, सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो 150 का सामान बिक रहा है, एक संभावना तो ये भी हो सकती है, सेम सामान हो सकता है कहीं से जापान से बनकर आ रहा हो, लेकिन वो सामान यहाँ पर 100 रुपए में बिक रहा हो, क्योंकि उस पर टैक्स कम है। तो ये व्यक्ति तो खरीद लिया, लेकिन और जो लोग होंगे वो इसको खरीदेंगे, तो कुल मिला के हमारा उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा, तो हमारा यहाँ पर खपत क्या होगी? यहाँ हमारी खपत घटेगी। जब यहाँ खपत घटेगी तो आएगा नहीं सामान, फिर इसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा? भारत में उत्पादन, जब सामान यहाँ बिक ही नहीं रहा है तो उत्पादन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब देश में हमारा उत्पादन कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा मतलब है, जब उत्पादन कम होगा देश में, तो उत्पादन बढ़ने को ही तो जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। जब उत्पादन किसी कंपनी में कम होगा, तब लेबर की छटाई की जाएगी, क्योंकि लेबर की जरूरत कम हो जाएगी, तो श्रम की जरूरत कम, तो छटनी शुरू हो जाएगी। छटनी का मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी भारत में। ये प्रभाव होगा भारत पर। तो दोनों देशों पर प्रभाव पड़ेगा अपने अपने स्तर पे। ये पूरा चक्र है जिसको मैं अब शब्दों में बांधता हूँ, ठीक है। तो टैरिफ जो बढ़ाया है इन्होंने, इसका प्रभाव क्या होगा? पहले हम देखते हैं भारत पर प्रभाव। अब यही देश ने कोई भी बढ़ाए, उसका प्रभाव यही होता है जो हम लोग लिख रहे हैं। किसी भी देश के द्वारा अगर किया जा रहा है तो प्रभाव एक ही पड़े ही पड़ेगा। अच्छा, एक प्रभाव से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, अमेरिका का तर्क क्या है, यूएसए क्यों टैरिफ लगा रहा है? क्यों टैरिफ लगा रहा है भारत पर? इसके 2-3 रीजंस जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो ट्रम्प साहब खुद ही बोल रहे हैं। एक तो वो है कि भारत के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, भारत के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। अगर आपसे किसी ने ये कहा, इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका का व्यापार घाटा क्या है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह भारत से आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम, भारत को। ये दोनों चीज़ें भारत के संदर्भ में हैं। दूसरा रीज़न उन्होंने दिया है, भारत द्वारा रूस के साथ, भारत द्वारा से अच्छा लिखिए, भारत का रूस के साथ बढ़ता हुआ व्यापार। कैसे? इसके 2 कारण इन्होंने लिखे हैं। एक, भारत के द्वारा वहाँ से कच्चा तेल की खरीद,
अब भारत जब कच्चा तेल खरीद रहा है तो सस्ता दाम को खरीद रहा है, तो भारत को इससे लाभ हो रहा है। दूसरा, भारत के द्वारा सैन्य सामान की खरीद, इन दो चीज़ों से इनको दिक्कत है। इसको जस्टिफाई वो कैसे कर रहा है, हम रूस के साथ जो तेल खरीद रहे हैं सैन्य सामान, तो वो रूस की वजह से दिक्कत हो रही है इसको, अमेरिका को। दिक्कत क्या है कि उसका कहना है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन के विरुद्ध सहायता कर रहा है भारत। कैसे? सामान खरीद के, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, सैन्य सामान खरीद रहे हैं, तो उसको जो पैसा हम दे रहे हैं रूस को, और रूस उस पैसे का प्रयोग कर रहा है यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में। तो ये है उसका एक महत्वपूर्ण कारण। अब हम लोग देखते हैं भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, शब्दों में बांधना है केवल। पहला प्रभाव क्या होगा, भारत का जो निर्यात है वो क्या होगा, निर्यात कम हो जाएगा। दूसरा, निर्यात कम हो जाएगा, एक क्रम से लिखते हैं थोड़ा सा तो समझ में बेटर आएगा, ठीक है। पहला क्या होगा प्रभाव, हमारी वस्तुएं, भारतीय वस्तुएं प्लस सेवाएं, अर्थव्यवस्था में दो ही चीजों का उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का। भारतीय वस्तुएं और सेवाएं अमेरिका में क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, या इनकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो हमारी वस्तुएं की प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगी, कम प्रतिस्पर्धी होंगी। तो इससे क्या होगा, वहां सामान हमारा कम बिकेगा, तो हमारा निर्यात घटेगा। जब हमारा निर्यात घटेगा तो देश में क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। जब उत्पादन में कमी आएगी तो जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी, और इससे क्या होगा, बेरोजगारी देश में आएगी। ये क्रमिक है। प्लस निर्यात अगर यहाँ से कम होता है तो इसका आगे चरण क्या होता है कि देश में फॉरेक्स जो अभी तक आ रहा था वो कम हो जाएगा, तो ये प्रभाव हो जाएगा भारत पर। और प्रभाव अगर देखते हैं एक आध प्रभाव, तो जैसे कि जो लोग भारत से कच्चा माल खरीद रहे थे अमेरिका में, तो वो भी कच्चा माल भी कम हो जाएगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तो ये हो गया भारत पर प्रभाव। और अमेरिका पर देखते हैं जो प्रभाव पड़ेगा इसका, टैरिफ जो अमेरिका ने बढ़ाया है। तो प्रभाव एकदम विपरीत आपको लिखना है जो पढ़ने वाला, जैसे भारत पर पड़ा उसका जस्ट विपरीत। जैसे अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो कम होगा, क्योंकि उसने निर्यात ही कम, वो आयात कम हो जाएगा उसका, तो उसका व्यापार घाटा क्या होगा, कम। दूसरा क्या होगा कि वहां पर जो वस्तुएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, और महंगी वस्तुएं हो जाती हैं तो मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं, बढ़ जाएगी। अदरवाइज इसको क्या बोल सकते हैं, और इसका प्रभाव क्या होगा, वहां का जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग पर कर का भार पड़ेगा। जो टैक्स बढ़ाएंगे उसका भार किस पे पड़ेगा, पेमेंट तो वही करेंगे। प्लस सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि टैरिफ तो लगाया है तो राजस्व तो बढ़ेगा। तो ये प्रभाव हो गए दोनों पर। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्या हो सकता है, निगेटिव प्रभाव अगर देखें ट्रम्प ने जो किया है उससे पड़ेगा निगेटिव प्रभाव ये। पहली बात तो व्यापार में कमी आएगी। दूसरा, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, फिर ट्रेड वार वाली जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, मतलब व्यापार युद्ध। और जब व्यापार में कमी होती है तो ये अच्छा नहीं होता है, तो ये नेगेटिव प्रभाव के रूप में आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है LVM-3 को लेकर के। ये क्या है? लॉन्च व्हीकल है भारत का। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाहन। इसको पहले हम लोग GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे। ये भारत का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और इसमें एक इंजन प्रयोग किया जा रहा है, उसका हम लोग विकास कर रहे हैं, सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-200। इसमें यूज करेंगे हम लोग सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसी का विकास किया जा रहा है। अगर ये हो जाता है सफलतापूर्वक तो इसका फायदा क्या होगा? एक तो इसकी कीमत घट जाएगी, कास्ट कम हो जाएगी और लॉन्चिंग हमारा सस्ता हो जाएगा। तो इसी पर हम फोकस कर रहे हैं SE-200 पर, ताकि इसका लाभ हमको मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्या है न्यूज में? नेक्स्ट है बायो फोर्टिफाइड पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। न्यूज में है, क्यों? इसका विकास किया गया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू के द्वारा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में है। और इसका ट्रायल चल रहा है भारत में। ICAR इसकी जांच कर रहा है, फिर इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च मतलब भारत में कृषि के लिए उपलब्ध होगा। क्या इसमें फोर्टिफिकेशन किया गया? फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि कुछ विशेष तत्व इसमें उपस्थित होगा, इसमें पाया जाएगा। जैसे कि गोल्डन राइस है, जैसे गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए है, विटामिन ए रिच है। वैसे ही आपका ये जो बायो फोर्टिफाइड पोटैटो होगा वो भी रिच होगा विटामिन या अन्य पद चीजों में। तो इसका जन्म प्लांट की जांच चल रही है और इन्होंने जो इन लोगों ने जो पोटैटो सेंटर है, इनके डायरेक्टर शायद यहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि जो है स्वीट पोटैटो जो होता है ये इन्होंने विकसित किया था, जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसका भारत में उत्पादन भी किया जा रहा है असम जैसे राज्यों में, असम और उड़ीसा। तो ये हो गया हमारा बायो फोर्टिफाइड आलू। नेक्स्ट, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो प्रशांत महासागर के तट पर, ये तटवर्ती क्षेत्रों में। कहाँ पर? रूस के निकट। कमचटका प्रायद्वीप है वहां पर। अब ये कहाँ पड़ता है? अगर हम विश्व का नक्शा हम बनाते हैं, ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया,
साउथ एशिया, और ये रूस है। तो ये अलास्का है, यूएसए वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहीं पर पड़ता है, तो यहीं विस्फोट हुआ है। यहाँ तो ये जो बेल्ट है, ये इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बोला जाता है इसको, या आग का गोला, या आग का घेरा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है बीच में। क्यों बोला जाता है फायर, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो प्लेट मार्जिन है डिस्ट्रक्टिव है। बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है, सो आप इसको याद रखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट। और जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो जल होता है विस्थापित होता है। क्या होता है? जल विस्थापन। और जल जब तेजी से विस्थापित होता है तो उससे क्या आती हैं? सुनामी। क्या आती है? सुनामी। सुनामी का मतलब क्या होता है? बंदरगाह पर आने वाली तरंगे। ठीक, ये पूछा जाता है। और सुनामी के बारे में एक और पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बंदरगाही तरंगे, या बंदरगाह पर आने वाली तरंगे। तो सुनामी उत्पन्न होता है। जो सुनामी उत्पन्न होता है तो इससे क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में जनहानि खूब होती है। जनहानि, धनहानि। अब कहाँ पर होगा? विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि सुनामी कहाँ आता है? तटवर्ती क्षेत्रों में आता है। ठीक, सुनामी के बारे में अगर एक बात और याद रखनी है तो ये है कि सुनामी जो होती है, इसकी खास बात क्या होती है कि गहरा जल जब होता है और उथला जल, तो सुनामी तरंगे की ऊंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यहाँ पर इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, यहाँ होता है इनकी ऊंचाई कम होती है। ये जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो पानी जल के पानी घुस जाता है कहाँ पर? तटीय क्षेत्रों में। और यहाँ ऊंचाई कम होती है और इनका जो आयाम होता है, तरंग दैर्घ्य, वो बढ़ जाता है। तो ये रीजन होता है इनका। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाज सुरक्षित रहते हैं गहरे जल में, जहाज सेफ होते हैं। सुनामी तो आती है लेकिन जहाज सेफ। यहाँ क्या होता है, सब पलट जाते हैं जहाज, क्योंकि उथला जल में गहराई कम होती है। और जब कहाँ गहराई, उथला जल मतलब गहराई कम, जहाँ गहराई कम होती है वहाँ इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और उनकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। यूपीएससी में पूछा गया था एक एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्या है? सियांग प्रोजेक्ट। ये हम लोग 4 तारीख का भी कंटिन्यू कर दिया हमने। 4 तारीख का इसमें 2 न्यूज शामिल हो चुकी हैं अब तक। सियांग प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, इसका विरोध हो रहा है। विरोध कौन करेगा? हमेशा जिसको समस्या होती है, स्थानीय समुदाय द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि होगा कि जो गांव होंगे, ग्राम, इसको लिखते हैं गांव, जलमग्न हो जाएंगे जब बांध बनाया जाएगा। चूंकि ये, अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये क्या है? डैम है, बांध है बेसिकली। ठीक है, तो गांव जलमग्न हो जाएंगे तो क्या होगा? इनका विस्थापन होगा, इनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा? डाइवर्सिटी लॉस होगी, बायोडाइवर्सिटी का।
जैव विविधता लिखिए इसको सीधे सीधे हिंदी में, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता को नुकसान होगा। तो ये सब इन सब चीज़ों की वजह से ये विरोध कर रहे हैं, इसीलिए सियांग प्रोजेक्ट न्यूज़ में बना हुआ है। और मेजर न्यूज़ का कारण क्या था कि एक प्रोजेक्ट है मेडोंग, इसमें क्या है कि चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया जा रहा है, उसी का नाम है मेडोंग प्रोजेक्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सियांग प्रोजेक्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्यों आवश्यक, क्योंकि मेडोंग प्रोजेक्ट वहाँ बन रहा है, तो वहाँ पर जब पानी का एकत्रण हो जाएगा, अगर अचानक से चीन पानी छोड़ता है तो हम उसको थोड़ा-सा मैनेज कर पाएँगे। इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट है स्टेबल कॉइन करके न्यूज़ में आया हुआ है, आपने देखा होगा। क्या होता है स्टेबल कॉइन? तो बेसिकली क्या होता है, ये क्रिप्टो करेंसी है प्रकाश। ये क्या होते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी होती है। और जब क्रिप्टो करेंसी होती है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। मुद्रा है बेसिकली, स्टेब कॉइन लिखा हो ना, स्टेबल कॉइन। तो मुद्रा है तो ये सरकार द्वारा जारी नहीं होती है। और जब कोई सरकार जारी नहीं करती है तो उसको बोलते हैं संप्रभु नहीं होती है, सॉवरेन। क्योंकि सरकार क्या होती है? संप्रभु होती है। संप्रभु गारंटी नहीं होती इसकी, मतलब सरकारी गारंटी नहीं होती। स्टेबल कॉइन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो करेंसी होती है, इन लोगों की ऑनलाइन करेंसी, करेंसी को पेग कर दिया है। किससे? डॉलर से, यूरो से, गोल्ड से। पेगिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक क्रिप्टो कॉइन है, उसको बराबर कर दिया गया $1 के। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको डॉलर चाहिए तो आप एक करेंसी पे करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, आपको तुरंत डॉलर मिल जाएगा। दिस इज पेगिंग। और जब पेगिंग कर दी गई है तो इससे क्या आती है? स्थिरता और भरोसा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इनके जो प्राइस होता है, इनका मूल्य मुद्रा का, जो ऑनलाइन मुद्रा होती है, मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये कि मूल्य स्थिर नहीं होता है। अब ये जब पेगिंग कर दिया है तो इससे स्थिरता आ जाती है। अब स्थिरता है, भरोसा है, यूज़ होगा। तो ये स्टेबल कॉइन का मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताया। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हांगकांग है, वहाँ पर इसको रेगुलेट करने की बात रेगुलेट किया जा रहा है। कैसे? मतलब कोई भी कंपनी अगर स्टेबल कॉइन जारी करना चाहती है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेना होगा और उसको जो पे बैकिंग है इसकी, बैकिंग मतलब एक क्रिप्टो करेंसी आपने जारी की, तो उसके पीछे हमें कहते हैं कि डॉलर रखेंगे। तो बैकिंग जो है, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। डॉलर या अन्य मुद्रा जो भी हो, उसके बारे में बताना पड़ेगा सरकार को। स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर रेगुलेट किया जाएगा। तो
यहाँ पर इसका नुकसान क्या है? क्यों पॉपुलर हो रही है? या पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है? क्योंकि इसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांज़ैक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में यूज़ होती है और जब ये होता है तो ये हो जाता है जो गैर कानूनी गतिविधि के लिए होते हैं, वहाँ पर भी खूब इस धड़ल्ले से यूज़ होता है, जैसे टेरर फंडिंग में, ठीक है? इसके अलावा आपकी ब्लैक मनी यहीं खप जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ये सब बहुत सारे दुरुपयोग होते हैं इसके, अपार्ट फ्रॉम यूजेस। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू। 3 और 4 का हमने खत्म कर दिया है।